कागज का ससुराल। हेमा और ईशा दो सगी बहनें हैं। दोनों में आपस में बहुत प्यार होता है। बड़ी बहन हेमा शुरू से चालू और तेज तर्रार होती है। हेमा दिन भर सबके साथ घूमती फिरती रहती और ईशा घर पर ही रहती है। एक रोज रात को हेमा विशाल से बात कर रही थी और ईशा सुन लेती है। दीदी, ये कौन है? सच सच बताओ। अरे बाबा, कोई नहीं है, तू चल चुपचाप से सो जा। ईशा सोने की एक्टिंग करती है और फिर जैसे ही हेमा फोन रखती है, ईशा उठकर उसका फोन ले लेती है। अरे तू क्या देखेगी, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ये विशाल कौन है? हेमा मुस्कुराकर कहती है, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। अच्छा, इतनी रात को कौन फ्रेंड से बात करता है? फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? अरे नहीं यार, ऐसा हो सकता है क्या? वो मैं सोच रही थी कि तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो ये नया फोन उसने ही दिया है? हाँ, कल मैं ना घूमने जा रही हूँ उसके साथ, तो घर में संभाल लेना। हाँ, फिर तुझे भी कभी साथ में लेकर जाऊंगी। ठीक है, जाओ। बेटा, अगर मुझे पार्टी नहीं मिली ना तो तेरी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगी। दिन बीतने लगते हैं। हेमा और अनुभव दिन पर दिन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक रोज अनुभव जब हेमा को उसके घर बाइक से छोड़ने जाता है तो हेमा की माँ सीमा उन दोनों को अपनी खिड़की से देख लेती है। हेमा जैसे ही घर में घुसती है, सीमा हेमा से कहती है, कौन है ये लड़का और तुम्हें बाइक से छोड़ने क्यों आता है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? वो मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीमा हंसने लगती है। कल ही मैं उसके घर वालों से बात करती हूँ और तुम्हारी शादी पक्की कर देती हूँ। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ईशा भी अपने लिए कोई ढूंढ ले तो मेरी टेंशन खत्म। थैंक यू मम्मी। हेमा और अनुभव की शादी की बात सीमा अनुभव के घर वाले से करती है। शादी तय हो जाती है, लेकिन हेमा शादी से पहले अनुभव के आगे कुछ शर्त रख देती है। अनुभव, शादी के बाद हम अकेले रहेंगे। मुझे किसी का चोंचला नहीं चाहिए। कोई बोलेगा कभी ये, कोई बोलेगा कभी वो, मुझे नहीं पसंद। अरे यार, मैं ये घर में कैसे कहूँगा कि मैं शादी होते ही अलग रहूंगा। एक तो लव मैरिज के लिए सबको बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, ऊपर से मैं ये कहूँगा तो सब कोई मानेंगे क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें तो शुरू से पता है कि मैं जॉब करती हूँ और आगे अपना काम चालू रखूंगी। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो बता दो, मैं अभी शादी के लिए मना कर दूंगी। अरे नहीं यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं करता हूँ कुछ और सबको इस शादी के लिए राजी करके रहूंगा, इन्हीं शर्तों के साथ। अनुभव अपने घर में जिद ठान लेता है और घर वालों को सारी शर्तें मानकर शादी के लिए राजी होना पड़ता है। अनुभव और हेमा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे ही दिन हेमा अलग फ्लैट में अनुभव के साथ रहने लगती है और अपनी जिंदगी मजे से पहले की तरह बिताने लगती है। हेमा को देखकर सब लोग उससे जलते हैं। एक रोज ईशा अपनी माँ सीमा से कहती है, मम्मी, बहुत कम लोगों की तकदीर दीदी की तरह होती है, वरना शादी के बाद ऐसी जिंदगी जीना तो हर किसी का सपना होता है ना। वो तो है बेटा, सब अपनी अपनी तकदीर लेकर आते हैं। दिन बीतने लगते हैं और ईशा के लिए सीमा लड़का देखने लगती है। ईशा और हेमा मिलकर रोज किसी न किसी लड़के को मना कर देती। एक रोज सीमा गुस्सा होकर कहती है, उम्र बीती जा रही है लेकिन तुम दोनों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। सबकी शादी हो गई है, एक यही बैठी है और ऐसा ही तुम दोनों का रहेगा तो ये घर पर ही बैठी रह जाएगी। ईशा, हेमा की शादी हो गई है, तू देख ले, इसके चक्कर में बैठी रहेगी तो बाद में बहुत पछताएगी। इसका तो प्रेम विवाह है और अनुभव इसी के कहने पर चलता है, वरना कईयों के लव मैरिज में भी इतने चोंचले और झमेले होते हैं कि लड़का नहीं झेलता। मम्मी, तुम क्या बोले जा रही हो? सच्ची तो कह रही हूँ, तू अपनी बहन को गलत शिक्षा मत दे। मैं तो कुछ दिनों में मर जाऊंगी। हेमा अपने घर परिवार में बिजी हो जाएगी। ईशा को कंवारा देखकर मेरी मरी हुई आत्मा भी शांति नहीं लेगी। ईशा पूरा दिन सीमा की बातों पर सोचती रहती है और रात को कहती है, मम्मी, तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं कल ही विशाल के घर वालों से बात करके तेरा रिश्ता पक्का करती हूँ। विशाल का भरा पूरा परिवार है, सब इकट्ठे रहते हैं। सीमा विशाल और ईशा की शादी की बात रजनी से पक्की कर देती है। एक रोज हेमा ईशा से कहती है,
ईशा, जाते ही ना अपने पति पर कब्जा कर लेना। ऐसा जादू चलाना कि तू कहे तो उठे, तू कहे तो बैठे। फिर अपने आप सब कुछ तेरे हिसाब से हो जाएगा। तेरा ससुराल भी मेरे ससुराल की तरह हो जाएगा। ठीक है दीदी, मुझे तो जीजू जैसा ही लड़का चाहिए था। अरे तेरे जीजू तो पूरी दुनिया में एक ही पीस है। वो तो है, तुम बहुत किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें इतना चाहने वाला लड़का मिला है। अरे शुरू से टाइट रहेगी तो तुझ पर कोई दबाव नहीं बना सकेगा। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और ईशा विशाल के घर चली जाती है। ईशा के घर आते ही सब उसे घेर कर बैठ जाते हैं और बारी बारी से सवाल जवाब करने लगते हैं। ईशा चिड़चिड़ा जाती है और मन ही मन सोचती है, इतना थकने के बाद ये लोग मुझसे ये सब करवा रहे हैं, ये नहीं कि आराम से सोने दे। पहले तो 100 लोगों के पैर छुआ दिए, फिर इतना ड्रामा करवा रहे हैं। तभी विशाल की माँ रजनी कहती है, अरे सारे सवाल जवाब बाद में करना, बहू थक गई है, सोने दो उसे। बहू तुम अपने कमरे में जाओ, कल बहुत सारी रस्में भी तो करनी है। जी मम्मी जी। रजनी विशाल के साथ अपने कमरे में चली जाती है और गर्मी के मारे छटपट करने लगती है। एसी भी नहीं है इस कमरे में, कम से कम शादी से पहले एसी तो लगवा लेती। अरे हमारे घर में एसी लगवाना बहुत मुश्किल है। किसी एक के कमरे में एसी होगा तो बाकी सब भी एसी एसी करने लगेंगे और फिर सबके कमरे में एसी लगवाना पड़ेगा। नहीं तो सारे एसी वाले कमरे में ही घुस जाएंगे। अरे ये कोई बात थोड़ी ना है, मेरी दीदी के यहाँ एसी क्या सब कुछ जरूरत का सामान है। मुझे क्या पता था मेरी मम्मी ने गरीब के यहाँ मेरी शादी कर दी है। तुमसे शादी करने से अच्छा होता कि मैं कंवार ही रह जाती। तुम जाकर नहा लो, मैं सारी खिड़कियां खोल देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। गर्मी तो है ही, बेचारी इतना थक गई है, इसलिए ऐसा कह रही होगी। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ईशा नहाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद उसके कमरे में साड़ी और जेवर लेकर आती है। भाभी, ये कपड़े और जेवर पहनकर नीचे आ जाओ। साड़ी? लेकिन दीदी तो शादी के तुरंत बाद जींस टॉप पहनने लगी थी। साड़ी तो मुझे नहीं पहननी, इतनी गर्मी में कौन भला साड़ी पहनेगा। भाभी, आपकी दीदी के यहाँ ये जींस टॉप चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। सुना है वो अपने ससुराल वालों से शादी होती ही अलग हो गई थी, तभी उनका चल रहा है। साड़ी नहीं आती तो सिखा दूं। ईशा नहा धोकर साड़ी पहनकर नीचे चली आती है। रजनी का घर औरतों से भरा था। रजनी ईशा को बिठा देती है और फिर उसके मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मुंह दिखाई में ईशा को अच्छी खासी कमाई होती है, लेकिन इतने लोगों के पैर छू छू कर उसकी कमर जवाब दे देती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सारी औरतें खाने पीने लगती है और ईशा पैसों का लिफाफा लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरा लॉक करके पैसे गिनने लगती है। 25,000 आए। कमर तुड़वाने का कुछ तो नसीब हुआ। इतने में ही विशाल कमरे का दरवाजा बजाने लगता है। अरे सब कोई नीचे बैठे हैं और तुम कमरे में आकर बैठ गई, क्या सोचेंगे मेहमान? ईशा कमरा खोलकर कहती है। क्या सोचेंगे? अब क्या मैं वहीं बैठी रहूं? इतनी देर से बैठे बैठे मेरी कमर टेढ़ी हो गई, मुझे भी भूख लग रही है। मैं कमरे में खाना खाऊंगी तभी आऊंगी। ईशा वेटर से खाना अपने कमरे में मंगवा कर खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन रजनी ईशा से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना ले। और सुन, मीठा बनाना मत भूलना। हाँ मम्मी जी, 35 लोगों का नाश्ता मैं अकेले बनाऊं? हाँ तो हम सब बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तुम्हें भी बनाते बनाते आदत हो जाएगी बेटा। मम्मी जी, मेरी दीदी के घर में 2 लोगों का खाना बनाने के लिए भी काम वाली है और यहाँ तो इतने लोगों के लिए भी काम वाली नहीं है। दीदी को 1 गिलास पानी तक उठाना नहीं पड़ता। अरे बेटा उसके घर में चलता होगा, पर हमारे घर में नहीं चलता। हाँ, जिसका घर जैसा होता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ईशा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। बड़ा आना, जिसका घर जैसा होता है उसे वैसे रहने पड़ते हैं। कुछ दिनों की बात है मम्मी जी, अभी मैं नई नहीं हूँ, 1 महीना बीत जाने दीजिए, फिर मैं सबको बताती हूँ कितना जैसा हो वैसा रहते हैं। ईशा जोमेटो से सब्जियां ऑर्डर करती है और विशाल के मोबाइल से पेमेंट कर देती है। सब्जी तो आ जाएगी, बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतार दूंगी और खीर बना दूंगी। सब नाश्ता कर लेते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी अपने फोन से पेमेंट हुआ देख विशाल सबके सामने पूछता है, तुमने जोमेटो से सब्जी मंगवाई है? 2,000 की सब्जी?
इतने में तो 15 दिन की कच्ची सब्जियां आ जाती। अरे 2,000 ही लगे हैं, तुम्हारे कोई 2 लाख नहीं लग गए? मेरी दीदी तो रोज 2,000 ऐसे उड़ा देती है और जीजू कभी पूछते तक नहीं है। बहू, तुमसे अगर इतना नहीं बनता है तो बता देना चाहिए था। इस तरह घर नहीं चलते। ईशा अपने कमरे में चली जाती है और तभी हेमा का फोन आता है। अरे यार, जब से तू ससुराल गई है हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। हनीमून में कहाँ जा रही है? मैं तो तेरे जीजू के साथ लक्षद्वीप जा रही हूँ। गर्मी में आइलैंड घूमने का मजा ही कुछ और होगा। हाँ दीदी, तुम जाओ, तुम्हारे तो मजे ही है। मम्मी ने तो मुझे ऐसे नरक में फेंक दिया है कि पूछो मत। कितने लोगों का खाना बनवाते हैं और ऊपर से घूमने का कोई नाम नहीं। अरे तू पागल है क्या? इतना क्यों कर रही है? जितना करेगी ना उतना ये लोग तुझसे काम करवाएंगे। इसीलिए जैसे ही ये लोग कोई काम कहे तो बीमार होने का बहाना बना देना और विशाल से घूमने के लिए प्रेशर देना। जैसे ही विशाल कमरे में आता है, ईशा उससे कहती है, दीदी लक्षद्वीप घूमने जा रही है। हम कहाँ घूमने जाएंगे? दीदी तो हर साल कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिप करती है। अरे मैं तो अभी कहीं नहीं जा सकता। शादी में बहुत दिन दुकान बंद रह गया था। अब कहीं भी जाना होगा अगले महीने ही जा सकूंगा। एक दीदी है, हर साल कहीं ना कहीं जाती है, और हम लोग हैं, नई नई शादी में भी तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो। दिन बीतने लगते हैं। ईशा आए दिन हर छोटी मोटी बात पर अपनी बहन का नाम लेकर विशाल और उसके घर वालों को सुनाती रहती। इधर हेमा लक्षद्वीप घूमकर आती है और ईशा और विशाल को अपने घर बुलाती है। हेमा लक्षद्वीप से लाए कुछ सामान ईशा को दिखाती है। ईशा देखिए ड्रेस कैसी है, ये मैंने वहीं से लिया है। विशाल जी मत पूछिए, इतना अच्छा व्यू है वहां का कि क्या बताऊं। मन खुश हो गया मेरा। आप ईशा को लेकर जाइएगा। हाँ बिल्कुल। रहने ही दो, तुम बस सबके सामने ऐसा दिखावा करते हो कि मुझे घुमाने ले जाओगी, पर लेकर कहीं नहीं जाने वाले, मुझे पता है। हेमा फिर एक ड्रेस लेकर आती है और ईशा को देते हुए कहती है, ये ले, ये मैं तेरे लिए लेकर आई थी, पहन कर तो दिखा जरा। कहीं जाऊंगी तब ना ऐसे कपड़े पहनूंगी दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है। दीदी जरा नाश्ता लेकर आना। चल तू ना अपना मूड ऑफ मत कर और नाश्ता कर। हमारे यहाँ दीदी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, मैं तो रोज नाश्ते में यही खाती हूँ। अब आप दोनों बात करो, मैं दुकान चलता हूँ। विशाल ईशा को छोड़कर चला जाता है और यहाँ ईशा हेमा से विशाल और उसके घर वालों की दम तक चुगली करती है। फिर शाम को अनुभव ईशा को गाड़ी से उसके ससुराल वापस छोड़ आता है। ईशा को देखकर विशाल कहता है, आ गई तुम? हाँ, जीजू मुझे गाड़ी से छोड़कर गए हैं। तुम्हारे साथ बाइक से जा जाकर मैं तंग आ गई हूँ। पता है जीजू के पास ना वो ऊपर से खुलने वाली कार है। फिक्र मत करो, इस साल हम भी गाड़ी ले लेंगे, कोई 5-6 लाख तक की। रहने दो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। जीजू की परतर तुम कभी नहीं कर सकोगी। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं इस घर में शादी होकर आई। मुझे भी कोई जीजू जैसा मिल जाता। मेरी मती ही मारी गई थी जो मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी कर ली। ईशा अपने कमरे में चली जाती है। ईशा आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ईशा की बातें विशाल के दिमाग में घूमने लगती है। अब ईशा कुछ ज्यादा ही कर रही है। अब तो मुझे उसे जवाब देना ही होगा। मैंने कोई जबरदस्ती उससे शादी नहीं की है। अगले दिन रजनी को सुबह सुबह पड़ोसन का फोन आता है। मैं दादी बन गई हूँ, मुझे पोता हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, रजनी ईशा से कहती है। बहू, पड़ोस वाली जो सुनीता आंटी है ना, उसे पोता हुआ है। मुझे भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखने का मन कर रहा है। तू मुझे कब दादी बनाएगी? अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो दीदी ने भी बच्चे नहीं किए। उसकी शादी तो मेरे से काफी पहले हुई है। अरे तो उससे क्या है बहू, उसके ससुराल वालों को बच्चे नहीं चाहिए होंगे, लेकिन मुझे चाहिए। देख बहू, इस साल के अंत में मुझे तेरी गोद में एक बच्चा चाहिए। ईशा रजनी की बातों का जवाब ना देकर रसोई में चली जाती है। ईशा फोन करके हेमा को कहती है, दीदी मुझे मौसी कब बनाओगी? अरे बाबा, बच्ची का तो नाम भी मत लेना। मुझे अभी घूमना है। बच्ची वगैरह करके मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली। फिर आदमी ना कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हाँ दीदी, वो तो तुमने सही कहा। रात को विशाल इंस्टाग्राम पर एक बच्चे की रील देख रहा था। रील देखते हुए विशाल कहता है, ईशा ये बच्चा देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बहुत क्यूट है। हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा। मुझे कब बाप बनाओगी तुम?
बच्ची का नाम भी मत लो। तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे काम वाली समझ लिया है। शादी के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं और यहाँ मुझे बच्चा करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। दीदी की शादी को इतना वक्त हो गया है, लेकिन उसने तो बच्चे नहीं किए, आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। तुम लोग सोचते हो कि मुझसे बच्चा करवा कर मुझे फंसा दोगे ताकि मैं कहीं घूमने की बात ही ना कर पाऊं। अभी तक तुमने मुझे कौन सी खुशी दी है? इतने लोगों का खाना बनाओ, ना घर में गाड़ी है ना एसी। दीदी अकेले अपनी मर्जी की मालिक है। गाड़ी एसी क्या नहीं है उसके पास। अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से सोती है। एक मैं हूं जिसे हर छोटी मोटी चीज के लिए सबसे पूछना पड़ता है। बस बहुत हो गया। जब देखो तुम हमेशा अपनी दीदी से कंपेयर करती रहती हो। शादी से पहले तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ देखा था, और अगर तुम्हें दीदी दीदी की ही रट लगानी है तो अपनी दीदी के पास ही चली जाओ। अभी के अभी तुम अपने घर चली जाओ और अपनी दीदी के एसी और गाड़ी में बैठी रहना। मैं भी देखता हूँ वो कब तक तुम्हें अपने साथ रखेगी। ठीक है, जा रही हूं मैं। ईशा ताव ताव में अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो हेमा को सब कुछ बताती है। दीदी मैं ना सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अब भैया आएंगे मुझे लेने। तुमने कहा था ना अपना दबदबा बनाकर रखना। अच्छा ठीक है। फिलहाल ना मैं घूमने जा रही हूँ तेरे जीजा के साथ। ईशा हेमा के सिखाने पर अपना ससुराल छोड़कर तो आती है, लेकिन उसका मायके में जरा भी मन नहीं लगता। ऊपर से हेमा एक बार भी उससे मिलने नहीं आती। विशाल की कमी अब उसे सताने लगती है। एक रोज सीमा और ईशा मॉल घूमने जाती हैं और रास्ते में ईशा देखती है कि एक गरीब औरत अपने पति के साथ साइकिल पर जा रही है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी है। और उसी वक्त एक औरत गाड़ी से अपने पति के साथ उतर रही होती है, लेकिन दोनों के चेहरे लटके हुए और उदास है। ईशा को देखकर सीमा कहती है, क्या देख रही है बेटा? मम्मी, मैं इन कपल्स को देख रही हूँ। बेटा यही जिंदगी की सच्चाई है। खुश रहने वाले कैसे भी खुश रह सकते हैं, वरना पैसे होकर भी लोग दुखी ही रहते हैं। इसलिए कभी किसी के कहने पर अपने घर को उसके हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना घर टूटते देरी नहीं लगती। और ईशा उसी वक्त विशाल को फोन करके अपने ससुराल चली जाती है।